भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध के बीच में अभी कल शाम को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत को संबोधित करते हुए कहा कि यदि भारत में कोई भी आतंकी हमला हुआ तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और भारत कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। कभी सोचा है आपने कि आखिर सभी देश न्यूक्लियर बॉम्ब से क्यों डरते हैं? न्यूक्लियर बॉम्ब में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा एलिमेंट यूज किया गया है जो पूरे पाकिस्तान को बस 1 सेकंड में तबाह कर सकता है या फिर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को राख बना सकता है? भारत पाकिस्तान की लड़ाई में न्यूक्लियर अटैक होना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका मंजर आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी में जो अटैक हुआ था, जिसने भी उसका मंजर देखा आज तक वो उसके जीवन का सबसे भयावह पल था। उनकी रूह कांप जाती है उस वक्त को सोचने में। कुछ लोगों के अंदर आग लगी हुई है कि भारत को पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक कर देना चाहिए। बहुत से लोग डरे हुए हैं कि कहीं बौखलाया पाकिस्तान भारत में न्यूक्लियर अटैक न कर दे, नहीं तो हमारा क्या होगा। हमारे भारत में जब न्यूक्लियर बम डेवलप किया गया था तो उसमें नो फर्स्ट पॉलिसी रखी गई थी, यानी कि भारत कभी भी पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। लेकिन यदि कोई देश भारत में न्यूक्लियर अटैक करता है तो फिर उस देश का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। आखिर न्यूक्लियर बम इतना खतरनाक कैसे है? इसमें ऐसा कौन सा एक्सप्लोजिव एलिमेंट यूज किया गया है जो एक देश को बस कुछ ही सेकंड में राख बना सकता है? आइए देखते हैं। यह शुरुआत होती है 1938 में, जब एक जर्मन साइंटिस्ट ऑटो हन ने न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप किया। ना सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप किया बल्कि एक न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस भी डेवलप किया जो न्यूक्लियर बम में यूज किया जाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे वर्ल्ड की हर एक चीज आप समझ सकते हैं कि एटम से बनी हुई है, और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और साथ ही में न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ये न्यूक्लियस से कस कर बंधे होते हैं, जिसे एक साथ बांध कर रखने में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। ये आपने 10वीं 12वीं में पढ़ा होगा। इसे एज एग्जांपल हम चुंबक से समझ लेते हैं। यदि पॉजिटिव से पॉजिटिव चुंबक को आपस में पास ले जाते हैं तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, और यदि आप दोनों चुंबक को छोड़ देते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी छोड़ते हुए दूर चले जाते हैं। यहां भी सेम नियम अप्लाई होता है। प्रोटॉन एक पावरफुल एनर्जी के साथ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लेकिन यदि कोई फोर्स टूट जाता है तो पूरी एनर्जी जो है तो निकल जाती है। हिरोशिमा नागासाकी में जो बम यूज किया गया था वो सेम इसी प्रोसेस पर काम करता है, जिसे न्यूक्लियर फिजन के नाम से जानते हैं। इस फिजन को भड़काने के लिए न्यूक्लियस में एक अलग से न्यूट्रॉन डाला जाता है, और जब ये न्यूक्लियस से टकराता है तो 2 अलग अलग न्यूक्लियस में डिवाइड कर देता है, और जब ये डिवाइड होता है तो हीट एनर्जी निकलती है। ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ ही में कुछ प्रोटॉन्स भी न्यूक्लियर से बाहर निकल जाते हैं और ये बाहर जाकर दूसरे एटम से टकराते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती है और बस कुछ ही सेकंड में लगातार चलते हुए एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हिरोशिमा नागासाकी में जो बम गिराए गए थे उसे ओपेनहाइमर ने बनाया था। 1945 में लिटिल बॉय बम में 64 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम यूज किया गया था, जो 15,000 टन टीएनटी जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लेकिन आज का जो 1 किलोग्राम यूरेनियम है वो 20,000 टन टीएनटी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। आज जो बम तैयार किए गए हैं उसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल प्लूटोनियम और यूरेनियम ही है, लेकिन वो और भी प्योर फॉर्म में है, जो 80 गुना ज्यादा पावरफुल है, जो 80 गुना ज्यादा तबाही मचा सकता है, जो हिरोशिमा नागासाकी में जो तबाही हुई थी। ये तबाही का मंजर शायद आपको मजाक लग रहा होगा। आइए हम आपको एक दृश्य दिखाते हैं। बात है 6 अगस्त 1945 सुबह के तकरीबन 7 बजे की, जब एक जापानी सेना को रडार पर दक्षिण से कुछ हलचल दिखाई देती है। पहले तो रडार पर काम कर रहे सैनिकों को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो समझ जाते हैं कि अमेरिकी लड़ाकू विमान हिरोशिमा की तरफ बढ़ रहा है। जापानी सेना सभी रेडियो कार्यक्रमों को बंद करवा देती है और चारों तरफ खतरे के सायरन बजाना शुरू कर देती है। अगर यहाँ पर जापानी सेना चाहती तो अपने कुछ विमान को भेजकर उस अमेरिकी विमान को रोक भी सकती थी, लेकिन 1945 के आते आते विश्व युद्ध के कारण जापान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके पास विमानों को चलाने के लिए पेट्रोल भी नहीं था। अमेरिका का यह लड़ाकू विमान हिरोशिमा के आसमान में आता है और बस थोड़ी ही देर बाद वापस भी चला जाता है। जापानी अथॉरिटी को लगा कि यह कोई साधारण लड़ाकू विमान आया होगा जो हिरोशिमा की स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां पर आया था।
इस विमान के जाने के बाद जापानियों को लगा कि अब खतरा टल चुका है, इसलिए खतरे का सायरन उन लोगों ने बंद कर दिया। इस समय जापान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। इस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और जापान इटली और जर्मनी के साथ मिलकर अपने मित्र राष्ट्र अमेरिका के खिलाफ लड़ाई कर रहा था। जापान के दोनों साथी हार चुके थे, लेकिन जापान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। हालांकि इस वक्त आते आते जापान की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि जापान में खाने पीने की कमी हो चुकी थी। लोग भूखे मर रहे थे, दुकानों में राशन खत्म हो चुका था, पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे थे। उस विमान के लौटने के बस थोड़ी देर बाद ही सुबह तकरीबन 8 बजे दक्षिण से एक और विमान आता है। जापानी सेना इस विमान को भी रोक सकती थी, लेकिन उन्हें लगा कि यह विमान भी पहले की तरह बस स्थिति का जायजा लेने आया होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह विमान उनके मौत का फरमान लेकर आ रहा है। सुबह के ठीक 8:15 पर इस विमान से लिटिल बॉय नाम का एक 4 टन वजनी न्यूक्लियर बम नाक के बल धरती पर गिरना शुरू होता है। इस बम का लक्ष्य हिरोशिमा का ओई ब्रिज था, लेकिन हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि यह बम अपने लक्ष्य से 250 मीटर दूर सीमा सर्जिकल हॉस्पिटल पर जाकर गिरता है। इस बम को धरती पर पहुंचने में मात्र 43 सेकंड का समय लगता है। इस बम का पावर 15,000 टन TNT के बराबर थी। जब यह फटा तब तापमान 4000 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया, जितना सूर्य के सरफेस का होता है। आप समझ सकते हैं कि सूर्य मान के चलिए कि धरती पे आ गया हो। आसमान में उड़ रहे एक दूसरे अमेरिकी लड़ाकू विमान के पायलट चार्ल्स स्वेनी बताते हैं कि उस बम के फटते ही इतनी तेज रोशनी हुई कि मानो सूरज धरती पे आ गया हो। यह विस्फोट इतना भयानक था कि धरती पर मौजूद हर एक चीज धुआं बन गई, फिर चाहे वो इंसान हो, कोई जीव जंतु हो या फिर कोई जानवर। सिर्फ कुछ ही सेकंड में लगभग 70,000 लोग राख बन गए और इतने ही लोग कुछ ही दिन में न्यूक्लियर रेडिएशन और जलने के कारण खत्म हो गए। जिस जगह विस्फोट हुआ उसके 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर एक इमारत के शीशे चकनाचूर हो गए। सिर्फ कुछ ही पल में हिरोशिमा शहर की अधिकतर इमारतें धराशायी हो गई। उस वक्त देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो हिरोशिमा में आग का तूफान आ गया हो। टोटल 1,40,000 लोग हिरोशिमा और 74,000 लोग नागासाकी में खत्म हुए थे। और आज तक इसका असर है कि वहां के लोग आज भी कैंसर से पीड़ित हैं और बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, क्योंकि रेडिएशन का असर है। न्यूक्लियर बॉम्ब से जो रेडिएशन निकलती है उसका असर 3000 साल तक रहता है। अभी तो फिर भी 100 साल भी नहीं हुआ। तो जिन लोगों को न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर बम मजाक लगता है, ये कोई छोटा बम नहीं है। ये जीते जागते देश को जन्मों जन्म तक खत्म करने की ताकत रखता है। आज इंडिया के पास 172 न्यूक्लियर बॉम्ब है और पाकिस्तान के पास 170। आज मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी कि दोनों देशों में से कोई भी देश न्यूक्लियर बम का यूज ना करें, क्योंकि एक बम का गोला ये नहीं जानता कि कौन आतंकवादी है और कौन आतंकवाद का विरोधी। भारत का लक्ष्य आतंकवाद को खत्म करना है, ना कि पाकिस्तान को। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुकी है। वैसे आपको क्या लगता है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 बनेगा या दोनों देश आपस में बैठकर समझौता करेंगे? अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि न्यूक्लियर बॉम्ब कितना खतरनाक है, इसमें कौन सा एलिमेंट, कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है, कौन सी टेक्नोलॉजी में इसको डिजाइन किया गया है। ये एक बड़े से बड़े देश के बहुत बड़े क्षेत्र को राख में तब्दील कर सकता है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।